What's up everyone? Welcome back to the channel। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ नया आपको इससे सीखने को मिल सकता है। तो ये हम लोग का चैप्टर छूटा हुआ था। आई विल टेक 3 क्लासेस टू कंप्लीट इट, यानी कि आज की क्लास, उसके बाद कल संडे है तो संडे को तुम लोग को पता है काफ़ी हेक्टिक हो गया और कई दिन से ऑलमोस्ट अराउंड 20 to 25 डेज से नियर अबाउट अ मंथ में रेगुलरली काम कर रहा हूँ। तुम लोग के वीडियोस हैं, 11th के वीडियोस हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गया है। तो एटलीस्ट वन डे इवन आई नीड फॉर रेस्ट। तो कल मैं सिर्फ रेस्ट करने वाला हूँ। तो कल तो नहीं, उसके बाद मंडे एंड ट्यूसडे यानी अगले वाले 2 दिन में हम लोग इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे और फिर हम अपनी ऑब्जेक्टिव सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। यानी चैप्टर पूरा प्रिपेयर करो मेरे साथ साथ और फिर ऑब्जेक्टिव्स भी प्रिपेयर करो और डन, वी आर डन विद चैप्टर नंबर 10। तो चलो फिर शुरू करते हैं, देखते हैं चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या टॉपिक्स है जो हमें आज पढ़ने हैं। आज ही पढ़ोगे, आज ही रिवाइज करोगे और आज ही प्रिपेयर करोगे, ठीक है। चलो फिर लेट्स बिगिन। तो गाइस, चैप्टर को शुरू करने से पहले मेन फाइनेंशियल मार्केट का मतलब समझना जरूरी है। तो देखो, 2 चीजें हैं इसके अंदर, वर्ड 2 है, एक मार्केट और एक फाइनेंशियल। इसका मतलब एक ऐसा मार्केट जो फाइनेंशियल एसेट्स में डील करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स। जैसे कि इट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, जिनको हम लोग इन्वेस्टमेंट्स भी बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स को या तो क्रिएट करना या एक्सचेंज करना, यानी किसी कंपनी को अगर नया शेयर इशू करना है तो वो कहाँ इशू करेगी? क्या वो बाहर नॉर्मल फिजिकल मार्केट में इशू करेगी? नहीं, वो इशू करेगी फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट में 2 लोग विजिट करते हैं, एक वो जिसको पैसा इन्वेस्ट करना है और एक वो जिसको पैसे की जरूरत है। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली 2 लोगों के बीच में लिंक है, एक सेवर्स और एक बोरोवर्स, यानी कि वो लोग जो पैसा सेव करते हैं, जैसे हाउस होल्ड्स, हम और आप, हम लोग पैसा बचाते हैं, छोटी छोटी सेविंग्स अपने पास रखते हैं। और दूसरा होता है वो लोग जिन्हें पैसे की जरूरत होती है, जो कि कंपनीज होती हैं, जिन लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना होता है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में पैसा लगा दिया, अब वो कंपनी उस पैसे को सबसे ऐसी जगह लगाएगी जिस पे सबसे ज्यादा पैसा कमा सके। कंपनी पैसा कमाएगी तो वो मुझे भी बहुत सारा प्रॉफिट्स देगी, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक मार्केट है जो पैसे को सर्कुलेट करने में हेल्प करती है उन लोगों तक जिन्हें पैसे की जरूरत है, ठीक है। क्या लिखा है? फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू लिंक द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स। सेवर्स कौन है? हाउस होल्ड, जो कि पैसा सेव करते हैं, और इन्वेस्टर्स कौन है? फर्म्स, जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। बाय मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम। मोबिलाइजिंग का मतलब क्या होता है? मोबिलाइजिंग का मतलब होता है मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अब देखो, एक छोटी सी बात समझो, आपके पास कुछ पैसा रखा हुआ है, आप उसको घर में रखोगे तो वो वेस्ट हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। लेकिन अगर आप उसको बैंक में रख दोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। बट आज के टाइम में बैंक्स कोई बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं देते हैं, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी होता है कि आप उसको किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। वहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कहां विजिट करना पड़ेगा? फाइनेंशियल मार्केट में। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो बैंक के थ्रू मैं अपना पैसा मोबिलाइज कर सकता हूं या फिर फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू मोबिलाइज कर सकता हूं। अब ये दोनों आपस में कंपीट करते हैं, कंपटीशन देते हैं कि हमारे बैंक में अगर पैसा रखोगे तो बैंक भी प्रॉफिट कमाएगा, मार्केट्स में रखोगे तो मार्केट्स भी प्रॉफिट्स कमाएगी। बट इट्स टोटली अप टू यू कि आप कहां इन्वेस्ट करना चाहते हो। समझ में आई बात? आगे क्या आ रहा है? इन डूइंग सो इट परफॉर्म्स एलोकेटिव फंक्शंस। ये जो पैसे को आगे आगे डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है, एलोकेट करा जा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एलोकेटिव फंक्शन। तो देखो, बेसिकली हाउस होल्ड कौन है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग हाउस होल्ड है और हमारे पास कुछ पैसा है। ये है हमारे पास चिंटू एंड चिंटी। तो चिंटू एंड चिंटी के पास खूब पैसा है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा है, थोड़ी सेविंग करी हुई है। तो ये लोग फाइनेंशियल मार्केट में जा सकते हैं और फाइनेंशियल मार्केट क्या करेगी? ये पैसा बिजनेस फर्म्स तक पहुंचा देंगी जो इस पैसे को यूज करेंगे। अब इस पैसे से वो पैसा कमाएंगे तो इन्हें एक हेल्दी रिटर्न देंगे, तो यहां से रिटर्न घूम के फिर इनके पास आ जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। क्लियर हुआ? इसके बाद आता है हमारे पास फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। ये जो मार्केट्स हैं ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेंगी? नंबर 1, सबसे पहला फंक्शन, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। मोबिलाइजेशन का मतलब कि जो मेरा सेविंग मैंने घर में रखा हुआ है
उसको मोबिलाइज करना, उसको मूव करना, मेरे घर से निकाल के ऐसी जगह पे लगाना जहां से मैं पैसा कमा पाऊं। आप लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने शेयर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन उसकी नॉलेज नहीं है। तो उन सब चीज़ों की नॉलेज के लिए मैं ये बिजनेस से थोड़ा सा स्टडीज से सेपरेट भी वीडियोस बनाऊंगा, जो कि मैं अपने दूसरे चैनल पे बनाऊंगा। अगर आपको नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रजत अरोड़ा टॉक्स के नाम से दूसरा चैनल है, उस पर मैं यही सारी बातें करता हूँ, मोटिवेशन, जनरल अवेयरनेस, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, हम लोग थोड़ी एक्स्ट्रा स्किल्स रिलेटेड बातें करते हैं। तो अगर आप लोग चाहो तो उसको भी वॉच आउट कर सकते हो और उसको सब्सक्राइब कर देना, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोग उस पर बात करेंगे। जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि उस चैनल पे पढ़ाई नहीं होगी, उन चीज़ों के बारे में बात होगी जो रियल लाइफ में नीडेड है। तो चलो अब आते हैं पढ़ाई पे वापस से। मेन क्या है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, सेविंग को मूव करना, मोबिलाइज करवाना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, एंड चैनलाइजिंग देम। चैनलाइजिंग का मतलब उसको लगाना इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। मोस्ट प्रोडक्टिव यूज का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इंडस्ट्रीज हैं। देखो, या तो आपके पास ऑप्शन होता है कि एक इंडिविजुअल अपना पैसा बैंक में डाल दे, बैंक आपको एक फिक्स्ड वही 3 से 3.5% का इंटरेस्ट या 3 से 3.5% का रिटर्न देता रहता है कि आपका पैसा हर साल 3% से बढ़ जाएगा। बट अगर आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई इन्फ्लेशन ही 7% का है, कि हर साल 7% से महंगाई बढ़ जाती है, तो क्या बैंक में पैसा रखना एक अच्छा सिचुएशन है? तो आपके पास और अच्छा ऑप्शन है मार्केट्स। मार्केट्स में लेके जाओ, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं लोग डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं लोग, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं। तो चैनलाइज करना पैसे को सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव यूज में, प्रोडक्टिव का मतलब जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे, यही फाइनेंशियल मार्केट का पहला फंक्शन होता है। क्लियर हुआ? नंबर 2, प्राइस डिस्कवरी। फाइनेंशियल मार्केट आपकी सिक्योरिटीज की प्राइस डिस्कवरी में भी हेल्प करती है। प्राइस डिस्कवरी कैसे? देखो, फाइनेंशियल मार्केट में दोनों लोग आते हैं, जो डिमांड करते हैं वो भी और जो सप्लाई करते हैं वो भी। तो आपने क्लास 11th में सीखा होगा, मार्केट फोर्सेस दो ही होती हैं, डिमांड और सप्लाई। तो जहां पे भी डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे ये डिमांड कब होता है और ये सप्लाई कब होता है, ये डिमांड ये सप्लाई, जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम प्राइस निकल के आता है। वही सिचुएशन यहाँ पे है। ये जो प्राइस डिस्कवर होता है, ये इन्हीं मार्केट फोर्सेस की हेल्प से होता है कि मार्केट में डिमांड क्या चल रही है और मार्केट में सप्लाई क्या चल रही है। इस तरीके से हमें फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करती है प्राइस डिस्कवर करने में। अगला, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। इन केस आपके पास कुछ एसेट्स हैं और आपको पैसे की जरूरत है, तो आप इन मार्केट में जाके उन्हें सेल आउट कर सकते हो, आप उन्हें बेच सकते हो, तो आपके जो शेयर्स हैं या जो सिक्योरिटीज हैं वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो बहुत इजीली ये काम हो जाता है। यानी कि हम लोग, ये जो मार्केट्स हैं ये लिक्विडिटी देती हैं। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। ये हमें जब हम चाहें तब हमारी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करा देते हैं, क्योंकि इस मार्केट में अवेलेबल रहते हैं हर टाइम बायर्स भी और सेलर्स भी। तो आप जब चाहो कैश से सिक्योरिटीज ले सकते हो और सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। नंबर 4, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब अगर आप मार्केट में आ जाते हो तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी कंपनीज के बारे में, कंपनीज को बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि मार्केट कंडीशंस क्या चल रही हैं। तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता सर्च करने में इन सभी डिटेल्स का। अदरवाइज अगर मैं सर्च करने लगूँ, एक एक कंपनी को सर्च करूँ, तो कितना टाइम, एफर्ट, मनी लगेगा। बट अगर मैं मार्केट में जाता हूँ तो ऑलरेडी वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि ये मार्केट है कहाँ? तो देखो यार, ये मार्केट कहीं है ही नहीं। ये मार्केट सब ऑनलाइन काम करती है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये सारा कहाँ काम करती है? ऑनलाइन। आज का टाइम सब ऑनलाइन है। तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो? ऑनलाइन। तुम लोगों ने कभी मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट देखा है फिजिकल? नहीं देखा ना। जो लोकल बच्चे हैं उन्होंने देखा है, लेकिन तुम लोग भी तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना। तो सब कुछ ऐसे ही होता है, इस मार्केट में सब कुछ ऑनलाइन चलता है, इसका कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होता। तो ये बेसिकली आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स को कम करता है। आप जब चाहे ऑनलाइन काम कर सकते हो। उसका करने के कुछ प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वो हम प्रैक्टिकल चीज़ों में सीखते हैं। लेकिन ये किताबें आपको प्रैक्टिकल थोड़ा ना सिखाती हैं। तो आपको क्या सिखाती है? रटो, नंबर लो, बात खत्म। कोई बात नहीं भाई, फिलहाल रट लो, चीज़ें मैं तुम लोग को समझा दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। तो यहाँ क्या है? कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स को कम कर देते हैं। कैसे? रेडीमेड सॉल्यूशन, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है। क्लियर हुआ? तो ये बेसिक 2 टॉपिक्स थे। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये डायग्राम बना के आना इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर? अब चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, फाइनेंशियल मार्केट्स कितने तरीके की हो सकती हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। तो देखो, फाइनेंशियल मार्केट्स बेसिकली 2 तरीके की हो सकती है। एक होती है मनी मार्केट और एक होती है कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट जो मार्केट्स का डिवीजन करा गया है, यानी ये जो 2 तरीके की मार्केट्स बताई हैं, ये किस बेसिस पे करा गया है? ये करा गया है
इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे, कि मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका कितना टाइम पीरियड है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मनी मार्केट कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में डील करेगी, जो शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, और कैपिटल मार्केट किस में डील करती है, मिडल एंड लॉन्ग टर्म के लिए, जो मिडल एंड लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट में डील करे जाएंगे, यानी जो भी सिक्योरिटीज जो मनी मार्केट में ऑफर करी जाएंगी, उन सबका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम का होगा। शॉर्ट टर्म है ना, तो जितने भी सिक्योरिटीज होंगी इसके अंदर वो सभी 1 साल के अंदर अंदर मैच्योर हो जाएंगी। और जो कैपिटल मार्केट में आती हैं वो सब मिडल और लॉन्ग टर्म की होती हैं, यानी 1 साल से ज्यादा, किसी का मैच्योरिटी पीरियड 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, तो इस तरीके से काम चलेगा। तो यहाँ पे जो मनी मार्केट में सिक्योरिटीज हैं उन सबका टर्म 1 साल से कम होगा और इधर 1 साल से ज्यादा होगा। फिर कैपिटल मार्केट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल मैं आपको इस साइड वाला पार्ट पढ़ाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में व्हाट इज मनी मार्केट। पहले हम इसी का डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो मनी मार्केट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है, जो अगर कंपनीज को कुछ थोड़ा बहुत पैसा चाहिए या किसी बेसिक इंस्टीट्यूशन को कुछ थोड़ा बहुत पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए, तो वो इस मार्केट में जाके सिक्योरिटी इशू कर सकता है। कैसे? हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। कौन लोग इस मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेट हाउसेस, कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं अदर देन फाइनेंस कंपनीज, और म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड सुना है तुम लोगों ने? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। समझ में आया क्या? तो ये बेसिकली सब पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट के। इसके बाद व्हाट आर द फीचर्स? क्या फीचर्स होंगे? नंबर 1, दीज आर द क्लोज सब्सटीट्यूट्स फॉर मनी। ये एक तरीके से मनी ही है। अगर आपके पास कैश नहीं है और ये सिक्योरिटीज हैं तो आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ये सभी अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज में डील करता है। अनसिक्योर्ड का मतलब इस पर कोई श्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। काफी ज्यादा अल्टीमेटली क्या है, ऐसा लगेगा कि इस पे सिक्योरिटी तो नहीं है, तो रिस्की लगता है, हो सकता है इन्वेस्टर का पैसा लेके भाग जाए। तो अनसिक्योर्ड होंगे, शॉर्ट टर्म होंगे और डेट सिक्योरिटीज होंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, लेस रिस्की। लेस रिस्की किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस पे रिटर्न आएगा ही आएगा, फिक्स्ड आएगा, क्योंकि डेट सिक्योरिटीज है ना। अगर डेट सिक्योरिटीज है तो रिटर्न आएगा, प्लस 1 साल के अंदर अंदर पैसा वापस हो जाता है, तो इतना ज्यादा रिस्क इनके अंदर नहीं है। नंबर 4 है हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड से क्या मतलब है? हाईली लिक्विड से मतलब है कि ये एकदम नेक्स्ट टू कैश है, बस एक तरीके का कैश ही है, आप जब चाहो इसको कन्वर्ट कर सकते हो, और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये इसके फीचर्स हो जाते हैं। अब मनी मार्केट में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन्हें ध्यान से प्रिपेयर कर लेना। इसके ऊपर लिख लो सावधान इंडिया, इसका केस स्टडी आएगा, नहीं तो 1 मार्क क्वेश्चन तो 100%। क्या है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक तरीके से जो मनी मार्केट में होते हैं? सीपी, कमर्शियल पेपर अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कमर्शियल बिल्स। क्लियर हुआ? ये 5 हैं जो मुझे आपको पूरे डिटेल में पढ़ाने हैं, इनके नोट्स लिखने पड़ेंगे मुझे बोर्ड पे, तो आप ये सभी नोट्स बनाओ। अब मैं आता हूं आपके पास इसके नोट्स लेके, चलो करो नोट डाउन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल्स के बारे में। देखो डिटेल डिस्कशन हमें इन पे चाहिए, इसीलिए मैं इस पे टाइम लगा रहा हूँ, तो ध्यान से समझ लेना, सभी नोट्स अपनी बुक्स में मार्क कर लेना, ये सफिशिएंट है। क्या लिखा है देखो कमर्शियल पेपर में? कमर्शियल पेपर आर शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स। देखो शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली मनी मार्केट में तो शॉर्ट टर्म होगा, 1 साल के अंदर अंदर होगा। अनसिक्योर्ड मैंने आपको बता ही दिया था, ये सभी अनसिक्योर्ड होते हैं। प्रोमिसरी नोट होता है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है कि मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको ये पेमेंट वापस करूंगा, फिलहाल मुझे पैसा दे दो, मैं वादा कर रहा हूं। यही तो प्रोमिसरी नोट था, क्लास 11th में पढ़ा आपने। इशूड बाय, कौन इशू करता है? लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज, बड़ी और वो कंपनीज जिसका ऑलरेडी नाम होता है। आप सोचो मेरी कोई नई कंपनी है और मैं कमर्शियल पेपर इशू करता हूं, तो मेरा कोई क्यों खरीदेगा? मुझे कोई जानता ही नहीं है, और वैसे भी अनसिक्योर्ड है, तो कोई मेरा क्यों खरीदेगा? सीपी कोई भी नहीं खरीदेगा। तो कौन इशू करती है? क्रेडिट वर्दी कंपनीज, जिनके ऊपर यकीन होता है लोगों को, और बड़ी कंपनीज। क्लियर हुआ? मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है इनका? मैच्योरिटी पीरियड होता है 15 days to 1 year, 15 दिन से लेके 1 साल के बीच बीच में ये पे कर देते हैं। उसके बाद क्यों इशू करा जाता है सीपी कमर्शियल पेपर? क्यों इशू करा जाता है? दिस इज इंपॉर्टेंट। टू फुलफिल सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स, अगर उन्हें कुछ डे टू डे ऑपरेशंस के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल यही तो होता है, और कुछ थोड़ा बहुत पैसा थोड़े टाइम के लिए चाहिए, तो वो सीपी इशू कर देती हैं। या फिर
टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू इशू सिक्योरिटी, यानी कि कंपनी ने शेयर्स इशू करे, नई सिक्योरिटीज इशू करी है और उस पर आने वाला खर्चा होता है जिसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। उस फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करने के लिए अगर कंपनी सीपी इशू करती है तो उसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। काफी ज्यादा पॉपुलर है, ये एग्जाम में कई बार आया है। ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है? जब बड़ी बड़ी कंपनीज, लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज कमर्शियल पेपर इशू करती हैं ताकि जो उनका शेयर इशू करने में खर्चा आया है, जो फ्लोटेशन कॉस्ट आई है, उसको पूरा कर लिया जाए, वो पैसा यहां से बाहरों बाहर आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग। और इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? कमर्शियल पेपर। इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। ये सेल करा जाता है डिस्काउंट पे और रिडीम होता है ये पार पे। अब फॉर एग्जांपल ये 5 लाख रुपए के कमर्शियल पेपर्स हैं और ये डिस्काउंट पे सेल हुए हैं 4,50,000 रुपीज में। तो जब आपने पेमेंट करा है इनका तो आपको पे करने हैं 450 और जब वापस मिलेंगे तो वापस मिलेंगे 5 लाख। यही आपकी जनरेशन ऑफ इनकम होता है। इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे सेल होता है, एंड रिडीम्ड, रिडीम का मतलब रीपेड, एट पार, पार का मतलब फुल वैल्यू। क्लियर हुआ? तो फुल वैल्यू इसकी 5 लाख थी, आपको मिला था कितने का? 4.5 लाख में, वापस कितने मिलेंगे? 5 लाख। आपका बीच का रिटर्न कितना हो गया? 50,000। क्लियर हुआ? ये होता है कमर्शियल पेपर। अब ऐसा ही दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो मनी मार्केट में चलता है वो होता है ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, ये कौन इशू कर रहा है? कंपनीज इशू कर रही है। ये कौन इशू करता है? इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां पैसा कौन इकट्ठा कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसकी हेल्प से? आरबीआई की हेल्प से। भाई आरबीआई एक ट्रस्टेबल बॉडी है, वो पैसा लेके थोड़ी ना भाग जाएगा, इसीलिए इनका भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट चल जाते हैं, बिक जाते हैं मार्केट में, क्योंकि लोगों को यकीन है। तो अनसिक्योर्ड होने के बावजूद भी मार्केट में चलते हैं। उसके बाद टू मीट इट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, दीज आर इशूड फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000। ये बात ध्यान रखनी है, ट्रेजरी बिल्स का मिनिमम अमाउंट 25,000 होता है और उसके मल्टीपल्स में ही चलेगा ये, यानी 25, फिर 50, फिर 75, फिर 1 लाख, फिर 125, यानी कि ये कभी भी 1,20,000 का नहीं होगा, या कभी भी 1,30,000 का नहीं होगा, कभी भी 60 का नहीं होगा, हमेशा 25,000 के मल्टीपल्स में चलेगा। उसके बाद दीज आर ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। ध्यान रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब होता है कि इनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए इनको जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं। इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको, जीरो कूपन बॉन्ड्स। फिर जो इन्वेस्ट करेगा वो कमाएगा क्या? वो कहां से पैसा कमाएगा? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड रिडेम्पशन वैल्यू। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही, जो इशू प्राइस है और रिडेम्पशन वैल्यू है उसके बीच में डिफरेंस होता है, जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 5 लाख वाला 450 में दिया था तो डिस्काउंट बोल रहा था ना मैं, ऐसे ही यहाँ पे है, इशू प्राइस और रिडेम्पशन वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको डिस्काउंट बोलते हैं और वही रिटर्न होता है। ठीक है, जैसे अब ये तो 25-25 हज़ार के मल्टीपल में है, तो 1 लाख वाला फॉर एग्जाम्पल 90,000 में इशू करा गया है, तो 10,000 रुपये का बीच में डिस्काउंट है या नहीं है? यही रिटर्न है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ट्रेजरी बिल्स पे आने वाला रिटर्न, और इसी को हम डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रेजरी बिल का टाइम पीरियड क्या होता है? ट्रेजरी बिल का टाइम पीरियड होता है फिर से वही 91 डेज से 364 डेज के अंदर अंदर। लेकिन करंटली जो लेटेस्ट अपडेट है या जो मार्केट में अभी चलता है, ट्रेजरी बिल तीन टाइम पीरियड्स पे इशू हो सकता है, या 91 डेज, या 182 डेज, या 364 डेज। ये मैं मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ, किसी बुक्स में नहीं लिखा है ये बात। बुक में क्या है? 91 to 364, लेकिन एक्चुअल में 3 टाइम पीरियड है ओनली, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। क्लियर हुआ? चलो अगले 3 इंस्ट्रूमेंट्स और बचे हैं, वो देखते हैं। अब तीसरा इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास कॉल मनी। देखो कॉल मनी का मतलब क्या होता है? बेसिकली कॉल मनी है तो शॉर्ट टर्म, ऑब्वियसली सारे शॉर्ट टर्म है, तो कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस। ध्यान रखना, इंटर बैंक, इंटर बैंक का मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में। देखो जनरली बैंक्स को अपने पास कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं, उन रिजर्व्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशो। तो वो रिजर्व कई बार मेंटेन नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि जो बैंक है उसने जितना पैसा आया उससे ज्यादा बांट दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन। कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पाता, बैंक को पता है कि कल सुबह बैंक खुलेगा तो वो आ जाएगा, लेकिन ड्यू टू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आरबीआई ने पॉलिसीज बनाई है, होना चाहिए रिजर्व, तो अगर नहीं होगा तो पेनल्टीज लग जाएगी। तो बैंक क्या करता है? किसी और बैंक से कुछ टाइम के लिए, 2, 4, 5 दिन के लिए वो पैसा ले लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल मनी। इट इज यूज्ड टू मेंटेन सीआरआर। मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? 1 to 15 डेज। एक दिन में कल पैसा आएगा, बैंक वापस कर देगा, मैक्सिमम 15 डेज का होता है। इंटरेस्ट जो होता है पेड, जो इंटरेस्ट दिया जाता है कॉल मनी पे, उसको हम बोलते हैं कॉल रेट। दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, जो कॉल मनी पे इंटरेस्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? कॉल रेट। उसके बाद अब आता है नंबर 4, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। अब देखो 3 चीजें हमने तीनों अलग अलग लोगों ने इशू करी थी। सबसे पहले कमर्शियल पेपर क्रेडिट वर्दी कंपनीज ने,
ट्रेजरी बिल्स आरबीआई ने ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉल मनी बैंक्स ने। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कौन इशू कर रहा है? अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स, ये कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं। उन्हें अगर पैसे की जरूरत पड़ जाती है, थोड़ा बहुत पैसा चाहिए तो ये इशू कर देते हैं। डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। या फिर क्यों इशू करे जाते हैं? बिकॉज ड्यूरिंग द टाइट लिक्विडिटी डेज, अगर उनके पास लिक्विडिटी नहीं है, पैसा नहीं है और कुछ टाइम के लिए उन्हें पैसे की जरूरत है, तो फिर वो उस टाइम पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करते हैं, सीडीज बोलते हैं इन्हें। किसको इशू करते हैं? इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, इन्हें इशू करते हैं। मतलब ये लोग पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो इनको बाय करते हैं। क्लियर हुआ? अब आता है लास्ट कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स कुछ भी नहीं है, कमर्शियल बिल बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। क्लास 11 में पढ़ा आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उन्हीं बिल्स की बात हो रही है। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू फाइनेंस क्रेडिट सेल, जब फर्म्स उधार में सेल करती हैं, अपने कस्टमर्स को बिल इशू करती हैं, उनसे साइन करवाती हैं, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल पढ़ा है ना, तो वही सभी बिल्स कौन से होते हैं? कमर्शियल बिल्स। बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए जनरली मैच्योरिटी पीरियड इनका भी 3 मंथ्स होता है और ये भी शॉर्ट टर्म के लिए लोगों को उधार देते हैं एक तरीके से, तो ये सारे कमर्शियल बिल्स में आ जाते हैं। तो ये थे सारे के सारे हमारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम शुरू करते हैं कि एक्चुअल में कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो देखो, कैपिटल मार्केट आपको पता है, मनी मार्केट 1 साल से कम वाले इंस्ट्रूमेंट्स में डील कर रहा था, यानी शॉर्ट टर्म में। ये डील करेगा मीडियम और लॉन्ग टर्म में। तो क्या लिखा है? दिस मार्केट डील्स इन सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा वाले, यानी शॉर्ट एंड मीडियम टर्म। अब जो कैपिटल मार्केट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी। जो प्राइमरी मार्केट होती है उसके अंदर वो कंपनीज डील करती हैं या वो ऑर्गेनाइजेशंस डील करती हैं जो पहली बार सिक्योरिटीज को इशू कर रही हैं, यानी कि ये न्यू इशू मार्केट होती है। ये क्या होती है? न्यू इशू मार्केट। यानी कि अगर कोई नए शेयर इशू करे जा रहे हैं तो, या नई सिक्योरिटीज इशू करी जा रही है, तो वो हमेशा प्राइमरी मार्केट में होगी। लेकिन अगर पुरानी है, वही सेल परचेज चल रही है पुरानी सिक्योरिटीज का, तो वो सेकेंडरी मार्केट में होगी। अब सेकेंडरी सबसे पॉपुलर है, क्यों? क्योंकि इसी को हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। अगर कोई भी शेयर वगैरह सेल परचेज करता है तो वो स्टॉक एक्सचेंज में करता है ना, यही सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट का ही दूसरा नाम स्टॉक एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि इसमें सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज में डीलिंग होती है। क्लियर हुआ? अब फीचर्स क्या है कैपिटल मार्केट्स के? मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करेंगी। लेस लिक्विड, ऑब्वियसली 1 साल से ज्यादा में पैसा वापस आएगा तो लिक्विडिटी कम है। रिस्की, थोड़ी सी रिस्की होती है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कंपनीज यहाँ फंस जाती हैं। यहाँ पे ये सिक्योर्ड होती हैं, यहाँ पे इन्हें पेमेंट करना ही पड़ता है, इंटरेस्ट का भी और प्रिंसिपल का भी, तो बहुत ज्यादा रिस्की सिचुएशन होती है ये। हायर रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को रिटर्न ज्यादा आता है। देखो एक चीज ध्यान रखना, जितना टाइम पीरियड बढ़ता जाता है ना, उतना रिटर्न बढ़ता जाता है। आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, रिटर्न कम आएगा। 2 साल के लिए करोगे ज्यादा, 3 साल उससे ज्यादा, 10 साल उससे भी ज्यादा। ये कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग एक टेक्निकल टर्म है जो रियल लाइफ में अगर तुम इन्वेस्ट करोगे जरूरी होता है सीखना। बट फिर से वही बात है कि वो किताबों में तो नहीं सिखाएंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो किताबें पढ़ानी है, तो वो मैं तुम लोग को अलग से सिखाऊंगा। बट फिलहाल यहाँ क्या ध्यान रखो? हायर रिटर्न। हायर रिटर्न क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड ज्यादा होता है। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स कौन लोग हैं जो इसमें रहते हैं? कंपनीज, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो बाहर के हैं, फॉरेन हैं, वो सब लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इस मार्केट के पार्टिसिपेशन में रहते हैं वो लोग। तो ये बेसिकली कैपिटल मार्केट के बारे में हो गया। इसके बारे में कुछ और चर्चा मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके जाऊंगा, बिकॉज आई डोंट वांट कि ये बहुत एक्सटेंसिव, बहुत लंबा वीडियो हो जाए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसकी और चीजों पे चर्चा करेंगे। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया 3 क्लासेस मुझे लगेंगी, एक हो गई, 1/3 चैप्टर मैंने करा दिया, अब बचा 2/3, तो 2 क्लासेस और ये हो जाएगा खत्म। होपफुली आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। जितना पढ़ाया है अपनी बुक से सभी रीड कर लो, इजीली हो जाएगा, कोई डाउट आएगा नहीं। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।